अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर आज चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास है ईथर, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ईथर की जो नामनक्लेचर है, ऑलरेडी मैंने नामनक्लेचर के अलग से एक प्लेलिस्ट अपलोड की है जिसमें चैप्टर 15 से 20 तक के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके नामनक्लेचर अलग से मेरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसलिए मैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर से शुरू करूँगा। तो आज के लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर एंड इसी तरीके से रिएक्शन ऑफ ईथर डिस्कस करेंगे। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है विलियमसन सिंथेसिस। बच्चों विलियमसन सिंथेसिस एक तो ज़हन में रहे कि ये याद रखें, बोर्ड के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पेपर में जब क्वेश्चन आता है कि राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग, तो उसमें एक विलियमसन सिंथेसिस होता है और एक कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक कोब स्मिथ रिएक्शन होता है। तो इसलिए ये पेपर में आ सकता है। इसमें होता क्या है बच्चों, ये ईथर की प्रिपरेशन का मेथड है। इसमें हम अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, लाइक इथाइल अल्कोहल मैंने यूज़ कर लिया। उसका रिएक्शन हम सोडियम मेटल से करते हैं। जब हम किसी अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल से करेंगे सोडियम अल्को ऑक्साइड बनेगा, यानी इस केस में सोडियम ईथो ऑक्साइड बनता है। वैसे जनरल नेम सोडियम अल्को ऑक्साइड है। तो ये याद रखें कि यहाँ से H निकल जाएगा, Na आ जाएगा। ये जो H है वो H2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हाफ लगा देते हैं। और ये जो सोडियम अल्को ऑक्साइड है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक नेचर रखता है बच्चों। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक नेचर। अब इसका रिएक्शन अगर हम अल्काइल लाइट से कर देते हैं, जैसे जितनी कार्बन अल्कोहल यूज़ किया, अगर उतनी कार्बन वाला ही अल्काइल लाइट यूज़ करेंगे तो आपके पास सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन अल्कोहल है तो मैं 2 कार्बन अल्काइल लाइट यूज़ कर लेता हूँ, लाइक इथाइल क्लोराइड। उसमें इथाइल अल्कोहल था, इथाइल क्लोराइड यूज़ कर लिया। जैसे ही हम ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक मालिक्यूल से HCl निकल जाएगा और दूसरे से Na निकल जाएगा, NaCl बन गया। और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी वो डाई इथाइल ईथर आएगी। ये एक सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं? वो ईथर जिनके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप सेम हो। तो ये एक सिमेट्रिकल ईथर आपके पास फॉर्म हो चुका है और इसकी बाई प्रोडक्ट में आपके पास NaCl बनेगा। अगर बच्चों आपसे कहा जाए कि क्या इससे अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन सकते हैं, जी बेटा बन सकते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर अगर आपको बनाने पड़ जाएं तो आप 2 डिफरेंट कार्बन वाले अल्कोहल और अल्काइल लाइट यूज़ कर लें। लाइक एक रिएक्शन हमने ये प्रैक्टिस किया है, एक और रिएक्शन प्रैक्टिस करके देखते हैं। मेरे पास है, सपोज करें CH3OH, मिथाइल अल्कोहल यूज़ कर लिया। इसका रिएक्शन मैं सोडियम मेटल से कर दूं, आपको पता है सोडियम अल्को ऑक्साइड बन जाएगा, CH3CO और इधर Na आ जाएगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो H2 की फॉर्म में जाएगा, यहाँ H2 की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। अब ये जैसे ही बना बच्चों, इसका रिएक्शन अगर हम डिफरेंट कार्बन अल्काइल लाइट से कर दें, चाहे वो आप 3 वाले से कर दें, 2 वाले से कर दें, मैं अभी 2 वाले कार्बन वाले से अल्काइल लाइट से रिएक्शन करता हूँ, लाइक इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड या प्रोपाइल ब्रोमाइड, कोई भी यूज़ कर लें। जैसे ही आप इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है कि ये जो अल्को ऑक्साइड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर रखते हैं, इसलिए ये फ़ौरन ही अल्काइल लाइट से रिएक्शन कर जाते हैं। ये जैसे ही फ़ौरन अल्काइल लाइट से रिएक्शन करेगा तो ये इसके साथ मिलकर NaCl बन जाएगा और आपके पास इथाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा। ये आपके पास इथाइल मिथाइल ईथर ये बन गया और बाई प्रोडक्ट में आपके पास NaCl फॉर्म हो जाएगा। ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो बच्चों इसके लिए लाइन क्या याद रखनी है? एक लाइन ये याद रखनी है, बाय दिस मेथड सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड। इसलिए हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि आप भूल ना जाएं। बाय दिस मेथड, आप इस मेथड से, बाय दिस मेथड सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप सेम हो। जैसे डाई इथाइल ईथर एक सिमेट्रिकल ईथर है, ये सिमेट्रिकल ईथर है। बाय दिस मेथड सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड। अनसिमेट्रिकल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड।
ये याद रखें बच्चों, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में अक्सर पूछता है, तो बच्चों के बुक के अंदर ये लाइन नहीं लिखी हुई, आपको ये लाइन याद रखनी है कि विलियमसन सिंथेसिस से सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर हम बना सकते हैं। तो ये बच्चों यहाँ तक अपने पास एक तो इसको नोट करें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों, हमारे पास है नेक्स्ट अगर हम देखें तो विलियमसन सिंथेसिस के बाद मेथड नंबर 2 हमारे पास है। मेथड नंबर 2 हमारे पास है जी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अच्छा, सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का क्या फार्मूला है? Ag2O। ये ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला है, यानी उसके सॉल्ट का फार्मूला है। ये एक ऑक्साइड है इसका। अब बच्चों जब हम इसके साथ इसका रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास इस मेथड से जो है वो आम तौर पर सिमेट्रिकल ईथर जो है वो फॉर्म होते हैं, लेकिन हम अनसिमेट्रिकल ईथर भी प्रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे सपोज करें मेरे पास है CH3CH2Cl, इधर आ जाता है जी CH3। बच्चों मोस्टली इसको प्रेफर किया जाता है सिमेट्रिकल के लिए, ये याद रखें। इसका रिएक्शन सिल्वर, हमारे अल्काइल हाइड का रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड से कर देते हैं। सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कर दिया, हीट कर दें। जैसे ही आप हीट करेंगे या सिंबल डाल दें या हीट लिख दें, अब बच्चों ये पोर्शन आपस में कंबाइन हो जाता है। डॉटेड लाइन से लिख दें, ऐसे करके आप इसको रिमूव करना है। ये इसके साथ मिल गया, ये आपके पास क्या बन गया बच्चों? 2AgCl। 2AgCl बन गया, दरमियान में ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये डाई इथाइल ईथर, एक सिमेट्रिकल ईथर जो है वो फॉर्म हो चुका है। CH3CH2, फिर हम लिख देंगे O, इधर भी CH2CH3, और इस जगह पे आपके पास AgCl फॉर्म होगा और 2AgCl फॉर्म होगा। मोस्टली इसको प्रेफर किया जाता है सिमेट्रिकल ईथर के लिए, ठीक है। अब हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस दोनों के लिए प्रेफर होती है, लेकिन ये प्रेफरेंस में अगर देखा जाए तो ये बच्चों सिर्फ सिमेट्रिकल के लिए प्रेफर किया जाता है। तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो हमारे पास है ईथर की प्रिपरेशन का, और वो हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी आप इसी चैप्टर में पढ़ के आए हो। तो हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें बच्चों आप एक नई चीज़ भी आप पढ़ेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, कन्वर्जन में बड़ा आता है। ये भी हो सकता है कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू इथेनॉल, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू ईथर, ये भी आ सकती है। जैसे मैं आपके सामने इसका अगर रिएक्शन लिखूं तो हमारे पास इसका रिएक्शन है, जैसे इथाइल अल्कोहल है। अगर अल्कोहल एक्सेस में हम यूज़ करें तो ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। वैसे जब भी टेम्परेचर की कंडीशन 140 देगा तो हमने ईथर ही बनाना है इसकी प्रोडक्ट, चाहे वो जो भी अल्कोहल होगा। जैसे इथाइल अल्कोहल ये एक्सेस में है बच्चों, इथेनॉल के 2 मोल हैं। H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर की कंडीशन है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। 180 हो तो अल्कीन बनता है, अगर 140 हो तो ईथर बनता है। अब इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी? एक मॉलिक्यूल से H निकलेगा, एक मॉलिक्यूल से OH निकलेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और डिहाइड्रेशन से आपके पास इसकी प्रोडक्ट बनेगी डाई इथाइल ईथर, एक सिमेट्रिकल ईथर फॉर्म हुआ। ये बन गया जी CH3CH2, फिर आ जाएगा जी OCH2CH3, डाई इथाइल ईथर बन गया, और बाई प्रोडक्ट में आपके पास वाटर बन गया। इसको इथोऑक्सी इथेन भी कहते हैं। इथोऑक्सी इथेन इसका IUPAC नेम है, और डाई इथाइल ईथर इसका कॉमन नेम है। अब हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन क्या है कि बच्चों हमारे पास अगर मिक्सचर आ जाए तो 3 पॉसिबल प्रोडक्ट बनती हैं। देखो, अगर एक ही अल्कोहल होगा तो 1 मोल ऑफ ईथर बनेगा। अगर मिथाइल के 2 मिथाइल होगा तो डाई मिथाइल ईथर बनेगा, अगर इथाइल होगा तो डाई इथाइल ईथर बनेगा। अगर प्रोपाइल अल्कोहल होगा प्राइमरी वाला तो हमारे पास इस वक्त जो है वो बनेगा डायप्रोपाइल ईथर बनेगा। लेकिन इसी तरीके से बच्चों, और ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए कोई शर्त नहीं है, ये सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी रिएक्शन लिखा जा सकता है, ये टर्शरी अल्कोहल के लिए लिखा जा सकता है। ये बुक में वैसे लिखा हुआ है बच्चों के प्राइमरी अल्कोहल के लिए, ये सब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अब एक और चीज़, अगर हम मिक्सचर यूज़ करते हैं, अब मिक्सचर में सपोज करें आपके पास एक मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ी सी कंसनट्रेट करोगे तब समझ आएगी। और दूसरा हमारे पास है इथाइल अल्कोहल,
अब मिक्सचर है बच्चों, जब भी मिक्सचर हम यूज़ करेंगे कंडीशन यही है, कंसनट्रेटेड H2SO4 है, H2SO4 कंसनट्रेटेड यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर की कंडीशन है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास बच्चों होता क्या है कि पहले इसके दो मोल आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे देखो ना इथाइल अल्कोहल के दो मोल आपस में, तो इसके दो मोल आपस में रिएक्ट करते हैं, डाईमिथाइल ईथर बनता है, फिर इसके दो मोल इस तरह आपस में रिएक्ट करते हैं, डाईइथाइल ईथर बनता है, फिर एक मोल इसका और एक मोल इसका आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास इथाइल मिथाइल ईथर बनता है। अब हमारे पास इसमें आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ कि यहाँ इसके अगर 3 मोल हों, इसके भी 3 मोल हों, तो बच्चों इसके पहले 2 मोल आपस में रिएक्ट करा दो, एक मोल का H निकाल दो, एक मोल का, जैसे इधर मिथाइल अल्कोहल है इधर भी मिथाइल अल्कोहल है, तो लाजमी बात है एक तो आपके पास बनेगा ये वाली प्रोडक्ट CH3OCH3, ये पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगी, प्लस अब इसके 2 मोल आपस में पहले रिएक्ट करा दो, तो इसके 2 मोल आपस में रिएक्ट कराओगे तो दूसरी प्रोडक्ट बनेगी CH3CH2, फिर आ जाएगा OCH2CH3, डाईइथाइल ईथर बन जाएगा। ये इसके 2 मोल आपस में रिएक्ट करा दिए, इसके 2 मोल आपस में रिएक्ट करा दिए, अब एक मोल इसका लेके चलें, एक मोल उसका लेके चलें, तो तीसरी प्लस के साथ आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी कि एक साइड पे मिथाइल होगा, एक साइड पे इथाइल होगा, ये इसकी पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगी, और साथ 3 मोल ऑफ वाटर भी फॉर्म होंगे। तो देखो बच्चों इसमें जब हम मिक्सचर यूज़ करेंगे तो 3 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, जो भी अल्कोहल होगा एक तो उसका सिमेट्रिकल बनेगा, दूसरा जो मोल होगा उसका भी सिमेट्रिकल बनेगा, और तीसरा जो है इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो अनसिमेट्रिकल बनेगा। तो ये हमारे पास ईथर की प्रिपरेशन के मेथड ख़त्म हुए। इसे हम कहते हैं जी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, तो इसलिए इसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं क्योंकि इस अल्कोहल में से वाटर रिमूव हो रहा है। तो बच्चों ये हमारे पास इसके ओवरऑल आपके पास समझ लें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म हुए। आप स्क्रीन शॉट लें, हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर डिस्कस करते हैं बच्चों। तो हमारे पास हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। चलें जी, उम्मीद है कि आपने स्क्रीन शॉट इसका ले लिया है बेटा। तो हम अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर चंद बातें बताने लगा हूँ। ये बच्चों हम इन चीज़ों को भी इतना सीरियस लेना है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, यूजेस हैं, हम समझते हैं कि ये फेडरल बोर्ड की पेपर में बहुत कम ही शार्ट क्वेश्चन में नज़र आते हैं। तो बच्चों इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे मल्टीपल चॉइस भी तो कभी 17 में से 17 ठीक नहीं होते, और उसकी वजह यह है कि हमारी बुक की रीडिंग बहुत वीक होती है, हम बुक को रीड नहीं करते। और ख़ासकर एंट्री टेस्ट के बच्चे के लिए तो ये है कि बच्चे वो पहले बुक की रीडिंग अच्छी करे, बुक की रीडिंग स्ट्रांग करे, और फिर किसी मल्टीपल चॉइस की तरफ जाया करे, यानी टॉपिक को बुक से रीड करे, रीड करने के बाद उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस करे तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब बच्चों हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों जितनी आपकी चीज़ों पे ग्रिप होगी इतने अच्छे मल्टीपल चॉइस भी कर सकते हो। तो आप समझो ये मल्टीपल चॉइस के लिए कुछ पॉइंट याद करवा रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 है, एक तो याद रखना है, इट इज़ अ वोलेटाइल लिक्विड। ये आपके पास एक वोलेटाइल लिक्विड है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता चलता कि वोलेटाइल का मतलब होता है अवेपोरेट हो जाने वाला, लाइक पेट्रोल। ऐसा लिक्विड जो अवेपोरेट हो जाता है उसे वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। इट इज़ अ वोलेटाइल लिक्विड। दूसरा पॉइंट, इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल। इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल। ये हाईली इनफ्लेमेबल है, इसको फौरन आग लग जाती है। तीसरा पॉइंट, हाईली इनफ्लेमेबल के साथ साथ बच्चों इसके अंदर एक और है, इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो। ईथर जितने हैं लो बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 4, इनका बॉइलिंग पॉइंट तो लो है, या दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरीके से दे आर इनफ्लेमेबल, दे आर वोलेटाइल लिक्विड, और क्या कह सकते हैं बच्चों, ये याद रखें। ईथर अकॉर्डिंग टू लोएस्ट कंसेप्ट, अगर देखा जाए तो ईथर आर बेस, अकॉर्डिंग टू लोएस्ट कंसेप्ट ईथर आर बेस, अक्सर मल्टीपल चॉइस पूछा होता है उसने। नेक्स्ट बच्चे जो लोअर ईथर है वो अनेस्थेटिक भी होते हैं, बेहोश करने, जैसे लाइक क्लोरोफॉर्म, इस तरह के बेहोश करने वाले भी होते हैं। तो लोअर ईथर आर अनेस्थेटिक, लोअर ईथर आर अनेस्थेटिक।
ये बेहोश करने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। लोअर ईथर में ये एबिलिटी मौजूद है कि वो एनेस्थेटिक होते हैं। नेक्स्ट, ईथर आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। ये गुड सॉल्वेंट है बच्चों, बहुत अच्छे सॉल्वेंट है, क्योंकि वोलेटाइल हैं, उड़ जाते हैं, अच्छे सॉल्वेंट कंसिडर होते हैं। ईथर आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट टू डिज़ोल्व। किस चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं बच्चों? ये डिज़ोल्व करते हैं जी बेसिकली फैट को, ठीक है, इसी तरीके से रबर को। ये हमारे पास दे आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट टू डिज़ोल्व फैट एंड रबर। और ये वाटर के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी याद रखना है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। ये हमारे पास पार्शली मिसिबल में आते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इनका जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन का, वो हाइड्रोजन के वाटर के हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट होता है। दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये याद रखें कि इनको डिज़ोल्व करने के लिए बेसिकली कंसनट्रेटेड H2SO4 में ये सॉल्युबल होते हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सॉल्युबल इन H2SO4 या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन H2SO4, ये भी याद रखना है कि ये सॉल्युबल होते हैं H2SO4 में। नंबर 9, और क्या हम इनके बारे में लिख सकते हैं बच्चों? हमें पता है कि ईथर जो हमारे पास हैं, ये एक तो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, और दूसरा हम इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये मोर वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो दे आर मोर वोलेटाइल, ये भी पॉइंट हम लिख चुके हैं। तो हमारे पास इनके कुछ पॉइंट जो हमारे पास मैक्सिमम थे वो हमने इनमें लिख दिए हैं। एक और पॉइंट है बच्चों, ये वाटर से लाइटर होते हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है, ये पानी के ऊपर तैरते हैं। दे आर लाइटर देन वाटर। जितने मल्टीपल चॉइस आज तक मैंने कहीं देखे हैं बच्चों, 20 साल से तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों मल्टीपल ये एंट्री टेस्ट और रेगुलर क्लासेस, तो जितनी भी चीज़ें मैंने देखी हैं वो सारी की सारी मैंने आपके सामने लिख दी हैं। शायद आपकी किताब में भी इतनी ये नहीं लिखी हुई, तो ये मल्टीपल चॉइस की लिहाज से मैंने बच्चों लिखा है। अब रिएक्शन ऑफ ईथर पे आते हैं। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबसे शरीफ कंपाउंड ईथर ही है। रिएक्शंस ऑफ ईथर, सबसे बदमाश जो कंपाउंड है बच्चों हमारे पास, वो बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे रिएक्टिव कंपाउंड। तो ये हमारे पास ईथर जो है, रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों याद रखें, ईथर आर इनर टू वर्ड एसिड, बेसिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सोडियम मेटल। यहाँ तक सोडियम, ईथर और अल्कोहल अलग करने हो ना बच्चों, तो एक हम टेस्ट करते हैं। जो अल्कोहल है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, जबकि ईथर सोडियम मेटल के साथ भी नो रिएक्शन शो करते हैं। तो इसलिए इनके कोई रिएक्शन नहीं होते, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ना रिड्यूसिंग एजेंट से, ना इनके एसिड से, ना बेस से, ना यहाँ तक कि सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव है उनके साथ भी इनका कोई रिएक्शन नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पे हम सोडियम मेटल इनमें डालते हैं और अल्कोहल में डालते हैं। तो अल्कोहल और ईथर को अलग करने का टेस्ट बच्चों ये यूज़ हो सकता है कि अल्कोहल में सोडियम मेटल डालोगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जबकि ईथर में सोडियम मेटल डालोगे नो रिएक्शन होगा। तो ये हमारे पास इनके रिएक्शन शुरू करते हैं बच्चों। ईथर के रिएक्शन ऑफ ईथर बहुत ही शरीफ कंपाउंड है, इसलिए 2 ही रिएक्शन है। अगर आप इन्हें तंग करेंगे ये 2 रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन विद HBr, बच्चों इनका HCl से तो रिएक्शन होता ही नहीं है। आपको पता है सबसे रिएक्टिविटी आ रही है, HI रिएक्टिव होता है, फिर HBr है, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ के लिहाज से HCl होता है, फिर HF होता है। तो HF के साथ भी नो रिएक्शन, HCl के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन अगर HI के साथ इसका रिएक्शन करें, HBr के साथ इनका रिएक्शन करें तो हाफ रिएक्शन इनका होता है। जैसे ये हमारे पास है ईथर, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट दे बिहेव एज बेस, इलेक्ट्रॉन रिच चीज़ है। तो ये एक एज कंपेयर टू HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसकी प्रोटोनेशन कर सकता है। प्रोटोनेशन का मतलब ये होता है कि ये प्रोटॉन इसके ऊपर अटैक करेगा और ये आपके पास एक आयन बन जाएगा। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इस आयन को बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। जैसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन जब कार्बन पे हो, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सोनियम आयन। बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ ऑक्सोनियम आयन की डेफिनेशन बताओ, आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। याद रखें, फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए इसके बाद इसका नो रिएक्शन होता है। ये फर्दर रिएक्शन नहीं करता,
क्योंकि जो ब्रोमाइड है वो एक इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो इसका फर्दर और रिएक्टिविटी भी इसकी एसिड की इतनी ज़्यादा नहीं है। HI के साथ इसका कंप्लीट रिएक्शन होता है जी, रिएक्शन विद हमारे पास है HI। अब इसका रिएक्शन जनरल लिख दें, आपकी मर्जी है, आप स्पेसिफिक लिख दें। बच्चों आपने तो असल में कंसेप्ट क्लियर करना है, तो मैं आपके सामने स्पेसिफिक रिएक्शन लिखता हूँ। अगर हम इसका स्पेसिफिक रिएक्शन लेके चलें तो बच्चों हमारे पास है जो, अगर हम स्पेसिफिक एक रिएक्शन लेके चलें, CH3 CH2 फिर आ जाएगा जी OCH2 CH3 डाईइथाइल ईथर, या ROR भी लिख सकते थे आप। अब इसका रिएक्शन जब आप HI से करते हैं, HI हेलोजन एसिड में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। HI इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr, HBr इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF, HF सबसे वीक एसिड है। ये इसकी पहले प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन का अटैक होना। बच्चों ऑक्सोनियम आइन बनेगा, इसको अल्काइल ऑक्सोनियम आइन भी हम इनको बोलते हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, तो इसलिए अल्काइल ऑक्सोनियम आइन कह दे पेपर में, ऑक्सोनियम आइन कह दे। आपके ज़हन में होना चाहिए कि सर ने बताया था कि ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा उस आइन को ऑक्सोनियम आइन बोलेंगे। ये ऑक्सोनियम आइन बन गया, ठीक है। जनरल नेम इसी का, इसका भी होगा ऑक्सोनियम आइन। अब बाई प्रोडक्ट में क्या चीज़ बन गई आपके पास, I नेगेटिव हो गया अलग। अब अगले स्टेप में ये इसके ऊपर अटैक कर देगा आयोडाइड, ये प्रोडक्ट CH3 CH2 फिर आ जाएगा जी OCH2 CH3 इसके ऊपर, क्योंकि जब भी कोई चीज़ लोन पेयर यूज़ करती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, ये कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, जबकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है कि जैसे ही इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ये ऐसे बॉन्ड तोड़ता है, जैसे बॉन्ड तोड़ेगा ये बॉन्ड इधर टूट रहा है तो इसको अपना लोन पेयर वापस मिल जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, जैसे ही पॉजिटिव आता है तो ये इसके साथ बॉन्ड बना देता है। तो इसकी एक प्रोडक्ट जो है अल्कोहल आती है, लेकिन अल्कोहल की प्रिपरेशन में कभी नहीं पढ़ा हमने इसको। क्यों नहीं पढ़ते बेटा, क्योंकि अच्छा मेथड नहीं है, ये कोई बेस्ट मेथड नहीं है अल्कोहल की प्रिपरेशन का। और ना अल्काइलाइड में पढ़ते हैं क्योंकि इसमें अच्छी यील्ड नहीं बनती बच्चों, बाई प्रोडक्ट बनती है ज़्यादा परसेंटेज में, तो इसलिए इसको हम प्रेफर नहीं कर रहे होते। तो देखो अल्काइलाइड भी बनता है, अल्कोहल भी बनता है। तो ये हमारे पास बुक के लिहाज से रिएक्शन ख़त्म हो गए। एक वैसे एक रिएक्शन बता रहा हूँ, ये एंट्री टेस्ट में भी पूछता है। इसका एक और रिएक्शन भी होता है बच्चों PCl5 के साथ। तो जस्ट एक रिएक्शन में PCl5 के साथ जस्ट इसका रिएक्शन लिखने लगा हूँ, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5। ये फेडरल की किताब में तो हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जस्ट मैंने बच्चों के रिमाइंड के लिए कि यही बच्चे कल एंट्री में अपीयर हो रहे होते हैं, तो बच्चों मैं इस चीज़ को भी ज़हन में रख के पढ़ा रहा होता हूँ। तो इसलिए सिलेबस आपको अच्छा आता होगा तो आप एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। अब हमारे पास है CH3 CH2 OCH2 CH3। अब इसका रिएक्शन अगर मैं कहता हूं बच्चों PCl5 से करें, याद रखें PCl5 हॉट फॉर्म में यूज़ होता है, हॉट फॉर्म है। जैसे ही हम इसके साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो बेसिकली ये वाला अल्काइल ग्रुप अलग हो जाता है, CH3 CH2 Cl बन जाता है, उधर से एक क्लोरीन आ जाता है। फिर ये वाला अल्काइल ग्रुप भी अलग हो जाता है, CH3 CH2 Cl बन जाता है, वहाँ से 2 क्लोरीन आके 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। CH3 CH2 अगर सिमेट्रिकल होगा तो दोनों सेम बनेंगे, अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो दोनों डिफरेंट बनेंगे। देखो ये बन गया CH3 CH2, उसके साथ Cl आ गया, फिर CH3 CH2 के साथ Cl आ गया। अब उसके पास कितने Cl रह गए, 3। तो ये ऑक्सीजन उनके सेंटर में चला जाता है, POCl3 बन जाता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इसको पढ़ते हैं, POCl3 बन जाता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये भी एक बच्चों इसका रिएक्शन होता है। तो ईथर तो बस यही रिएक्शन करता है, HBr से हाफ करता है, HI से इसका कंप्लीट रिएक्शन है और इसमें अल्काइलाइड और अल्कोहल बनते हैं। और PCl5 जब हॉट फॉर्म में यूज़ हो तो फिर ये अल्काइल हैलाइड बनाता है और साथ POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये एंट्री टेस्ट में आमतौर पर आता है कि जब डाईइथाइल ईथर है उसका रिएक्शन PCl5 से करें तो बाई प्रोडक्ट क्या आती है, तो POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड आती है। तो बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।